हेलो एवरीवन। आज गुड नाइट क्लास का थर्ड डे है और हम देखने जा रहे हैं 21 से 30 तक के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों के योगदान के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमको क्या बताना है, सही आंसर का बताना है। ठीक है, तो आप लोग अपने आंसर्स या तो अपने कॉपी में या तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और देखिएगा कि इन 10 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो ये जो चौथी रिपोर्ट आई है उसमें ऊर्जा क्षेत्र के जो बताया कि ऊर्जा क्षेत्र का कितना है इसका उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में इसका योगदान। तो करीब 75% का योगदान जो है ऊर्जा सेक्टर में है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र में है। तो कृषि क्षेत्र में लगभग इसका जो योगदान है 13% के करीब है। और फिर बात करते हैं हम जो कृषि के बाद औद्योगिक है ना। तो औद्योगिक तीसरे नंबर पर है जो करीब 8% का योगदान है। और इसके बाद आता है अपशिष्ट का। ठीक है, तो अपशिष्ट का जो है लगभग 2% का योगदान ग्रीन हाउस में रहा है। ठीक है, 2% का योगदान रहा है। तो अब हमें इसे अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा पहले। तो सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन में है, तो दो ही ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है ना। ये तो दो कट गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर कृषि है तो पहला होना चाहिए तो ये, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। ठीक है, पहला है कि भारत संविधान जो संविधान सभा को भारत के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानूनों को निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। फिर है कि इस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया गया। फिर यद्यपि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किंतु भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई थी। इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी थी, बल्कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में किसी एक में चुनने का विकल्प दिया था। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, या अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो इसके हम आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन जो कहता है, पहले ऑप्शन में जो अनुमति नहीं की बात किया है इसलिए गलत है, क्योंकि अनुमति थी। ठीक है, संविधान सभा हमारी कुछ भी संशोधन कर सकती थी, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। ठीक है, वहाँ अंग्रेजों का कोई भी दबाव नहीं था। दूसरी बात करते हैं कि वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया गया, ये पूरी तरह से सही बात है। ठीक, सॉरी। फिर तीसरी बात करें तो जो भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था है ना, और देशी रियासतों को जो ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति घोषणा है, तो ब्रिटिश की पूरी तरह से समाप्ति घोषणा की गई थी है ना, तो ये गलत है, ये भी गलत हो गया। और देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी गई थी, बल्कि ये बोला गया था कि आप भारत या पाकिस्तान में किसी में मर्ज हो जाइए, आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तीनों ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ जो नहीं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर सही है कि वायसराय का पद समाप्त हो गया था। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 उपरोक्त में से उपयुक्त जो है ये मूल अधिकारों में से कितने केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनमें बताना है आपको कि कितने मतलब व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, राज्य की कार्यवाही के प्रति, तो राज्य की कार्यवाही के प्रति इनमें से कोई नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हालांकि आप कुछ संदर्भों में आर्टिकल 24 को आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट। तो प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी पर जो पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया है। इस संदर्भ में गोमती नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहला बोला है कि गोमती नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से हुआ है। दूसरा है कि लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर शहर में गोमती के तट पर स्थित है। तो हमें सही बताना है इनमें से। ठीक, तो पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे उद्गम कहाँ पे हुआ है इसका।
ठीक है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये जो तिब्बत के पठार से बोला है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि गोमती का जो उद्गम स्थल है वो यूपी के पीलीभीत जिला से है। कहाँ पे? पीलीभीत जिला से है। ठीक है, तो इस हिसाब से गलत हो गया। अब बात आती है सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर जो है वो गोमती तट पर स्थित है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। आप अपने आंसर को जब थोड़ा सा पॉज कर लिया करिए, इसके बाद कमेंट कर दीजिए, है ना, क्योंकि ऐसे में अगर मैं टाइम दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपना एनालिसिस ज़रूर करिएगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, है ना, बल्कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है अगर आपका गलत होता है तो उसे कहीं नोट कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता बताना है हमें। ठीक है, और सही यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत है। दूसरा, शक्ति का पूर्ण पृथक्करण। तीसरा, विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार। तो कौन सा इसमें संसदीय व्यवस्था की विशेषता बताता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी आंसर की हम बात करें यदि, तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व है संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है, लेकिन शक्ति का पूर्ण पृथक्करण नहीं है। ठीक है, और विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार जो इसमें बोला है ना, तो वो अपना क्या हो जाएगा है। ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे सही ऑप्शन, मतलब 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। ये एलिमिनेट भी हो सकता था, जैसे 2 ऑप्शन हमने गलत कर लिया तो तीनों ऑप्शन को हम लोग काट सकते थे कि तीनों में 2 है। ठीक है, तो इतना हमें पढ़ने की या तीसरे ऑप्शन पर ध्यान देने की कोई जरूरत भी नहीं थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है कि हाल ही में उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है वो खड़िया अर्थात सोप स्टोन के अधिनियमित खनन के लिए अधिकारी को फटकार लगाई है ना। तो खड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पहला है कि भारत के खड़िया के भंडार का 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान में है। ठीक है, खड़िया एक कायांतरिक चट्टान जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टाल से निर्मित होता है। हमें यहाँ पे सही बताना है। ठीक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक बताना है। ठीक है, इसका ये मेटामॉर्फिक रॉक है ना, और इसका भंडार जो है राजस्थान में है। तो इसका हम अगर पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस पत्थर जो है ये है, आप लोग इस नाम से ही परेशान हो रहे होंगे, जो अपने यहाँ ग्रेनाइट का यूज होता है ना, संगमरमर का पत्थर होता है, किचन वगैरह में ये पत्थर लगे होते हैं, तो ये होता है शो पत्थर, है ना। इसके आंसर की यदि हम बात करें तो इसका पहला नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान का लगभग 57% के करीब यहाँ पे इसका भंडार है। ठीक है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है, एकदम सही है कि मेटामॉर्फिक रॉक में है। इस हिसाब से इसके आंसर दोनों सही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महान्यायवादी के लिए। महान्यायवादी के संदर्भ में हमें सही कथन बताना है। ठीक है, तो इसे संसद सदस्य को प्राप्त सभी उन्मुक्तियों और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत का महान्यायवादी संघ के कार्यकारिणी का अंग होता है। ठीक है, फिर है लोकसभा भंग होने पर वह स्वतः ही त्यागपत्र दे देता है। उपरोक्त में से सही आंसर हमें बताना है। ठीक, कमेंट करिए अपना आंसर। चलिए शुरू कर, चलिए आंसर बताते हैं। ठीक है, तो ये सभी उन्मुक्ति विशेषाधिकार प्राप्त है, ये तो सही बात है। और क्या है इसमें केवल एक चीज़ नहीं, क्या नहीं है, मतदान, हमें मतदान का इसको अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर तो सही हो गया। फिर कार्यकारिणी का आपका अंग है, ये भी सही बात है कि कार्यकारिणी का अंग है। ठीक है, लेकिन ये स्वतः ही जो त्यागपत्र दे देता है ये गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो इसका कोई महत्व ही नहीं है ज़्यादा कि लोकसभा भंग हो जाएगी तो त्यागपत्र दे देगा स्वतः। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के कार्य नहीं है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कदाचार के मामले की जांच करना। फिर बम विस्फोट, विमान दुर्घटना, जहाज हैकिंग, है ना, परमाणु प्रविष्टि हमले एवं सामूहिक विन्यास के हथियार के उपयोग सहित आपके आतंकवादी हमलों की जांच करना।
फिर है पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह, है ना, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के गंभीर अपराधों की जांच करना। फिर अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना एवं आपराधिक सूचना का प्रसार करना। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो बम, ये हमारा नंबर 20 सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो बम विस्फोट या विमान या हाईजैकिंग वगैरह जो काम होता है वो एनआईए का होता है, ठीक है ना, एनआईए का काम है, ना कि ईडी, ना कि सीबीआई का काम है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना बी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका आधार वैध नहीं है तो उसे मुक्त कराने के लिए न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि रिट का जो अधिकार है किस आर्टिकल में है, ठीक है। रिट किस आर्टिकल के द्वारा जारी की जा सकती है या रिट का अधिकार किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है उत्प्रेषण के द्वारा, तीसरा परमादेश और चौथा प्रतिषेध के द्वारा। तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके तरीकों को जो है वैध है या नहीं, ये सब चीज़ के लिए तो कौन सी रिट जारी करेगा, न्यायालय, है ना। तो इसकी हम बात करें, हम आंसर की बात करें तो आंसर होगा अपना बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ये है सिद्ध होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये उत्प्रेषण क्या होता है, ठीक है, परमादेश क्या होता है या प्रतिषेध क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रतिषेध होता है वो किसी जब कोई अधीनस्थ न्यायालय जो होती है वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके कोई निर्णय दे देती है, ठीक है। तो उसके लिए जब जो उच्च न्यायालय होगी वो क्या करेगी, प्रतिषेध जारी करेगी, ठीक है। परमादेश की बात करें तो परमादेश ऐसा होता है कि जैसे जब कोई मान लो कोई पदाधिकारी है, ठीक है, अब वो अपने दायित्व का अगर पालन नहीं कर रहा है, कोई पदाधिकारी है वो अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ, ठीक है ना, तो पदाधिकारी के खिलाफ ये पदाधिकारी के खिलाफ ये वाली रिट जारी होगी, ठीक है, जो अपने दायित्व का पालन नहीं करेगा, ठीक। परमादेश तो आदेश देगी, इसका अर्थ ये है आदेश देना, है ना। इसके बाद है तो है अब उत्प्रेषण, ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो जो उत्प्रेषण होता है वो क्या होता है कि यदि कोई न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय है उसने निर्णय दे दिया, ठीक है, निर्णय दे दिया है, ठीक, और वो निर्णय जो है उसको मतलब क्या कहा जाए तो अपने अधिकार से बाहर दिया है या गलत निर्णय है या कुछ भी है, तो निर्णय के बाद यदि जो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जो होगी उसको रोक लगाना है तो उत्प्रेषण जारी होगा, ठीक है, निर्णय के बाद। लेकिन वो जो प्रतिषेध होगा वो निर्णय के समय ही हो जाएगा, है ना। प्रतिषेध जो होगा जैसे ही बाहर करेगी तो उस कार्यवाही को ही रोक सकता है, ठीक है, ठीक। तो यदि निर्णय को रद्द करना होगा, किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को रद्द करना होगा तो उत्प्रेषण लगाया जाएगा, और उसके निर्णय को रोक लगानी होगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रतिषेध लगाया जाएगा, ठीक है। एक और होता है अधिकार परीक्षा, जो कि किसी पदाधिकारी के मतलब पद में पद उसका सही है कि नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं बना हुआ है ना, गलत तरीके से नहीं बना, पद की जांच करने के लिए होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होते हैं, उपरोक्त में से हमें यही सही आंसर बताना है। इसमें से आप लोग ये आंसर को कमेंट करिएगा, है ना, और बताइएगा कि लोकपाल जो ये है इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक। तो अभी हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। जो इसकी समिति होती है, चयन समिति, लोकपाल की चयन समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सीआईजे, ठीक। और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं, ठीक है। ये लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन होता है, ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वो जो हमारे सदन में जो हमारा विपक्षी दल होता है उसको, जो भी विपक्षी दल होगा जो मतलब जो पहले रंक में आई है, जो बहुमत हो गई वो सरकार, और उसके बाद जो उसके नीचे का दल है उसमें जो सबसे ज़्यादा आगे होगा उस दल से ही लिया जाता है विपक्ष का नेता को, ठीक है। समानता है, ये कहीं संविधान में लिखा नहीं है, ठीक। तो इसके बाद ये जो चारों लोग हैं, ठीक है, ये चारों लोग जो है ये मिल करके इसको नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्योंकि ये चारों मिलकर ये विशेष मतलब ये जो विख्यात अधिवेक्ता होता है, विधि वेक्ता होता है, उसकी नियुक्ति ये लोग करते हैं। तो समिति में अगर चयन समिति में पूछा है तो ये पांचों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको ये सीरीज़ फ़ायदेमंद लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप में किसी में,
जिससे कि क्योंकि ये सीरीज पूरी की पूरी 2026 तक चलने वाली है, मतलब 2026 के पीटी तक चलेगी और इसमें करीब करीब 2000 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 10 क्वेश्चन की जगह हम 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी होगा उतना पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो पाएगा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही किस क्लास का नाम ही है गुड नाइट क्लास, तो ये आपके दिन भर पढ़ने के बाद आप जब बेड पे होते हैं या लास्ट पढ़ाई की तरफ होते हैं तो थोड़ा सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब पीटी पास ही आ गया है, तो प्रीलिम्स के लिए अपन ये 10 क्वेश्चंस लगा लें और अगर उनका एनालिसिस कर लें और डेली, इससे क्या होगा एक फ़ायदा और है, थोड़ा टाइम आज मेरा ख्याल से जल्दी हो गया है तो मैं बता देता हूँ कुछ कुछ। जैसे अपन लोग का ये 10 क्वेश्चन है, दिन भर अपन पढ़े और हमको लगता है कि भाई हमने बहुत सारा पढ़ लिया, हमसे बहुत अच्छा आ रहा है ना, उसका हम एक कहा जाए तो टेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये 10 क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, अगर आपके 10 में 7 या 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि आपको अच्छी ये वीडियो लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।